नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल नो योर टेस्ट में, जो कि आपका अपना लैब टेस्ट गाइड है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट की जो कि ना तो ज़्यादा डिस्कस होता है, ना ज़्यादा समझा जाता है। पर अगर इसके लेवल बढ़ जाएं तो ये हमारी बॉडी, दिल और दिमाग तीनों को हिला देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होमोसिस्टीन टेस्ट की। सुना है कभी आपने? नहीं। तो आज चलिए इस छुपे हुए साइलेंट किलर का पूरा राज खोलते हैं। थोड़ी साइंस, थोड़ी स्टोरी और थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। नाम सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है, लेकिन इसकी स्टोरी है थोड़ी सी डेंजरस। अब सबसे पहला सवाल, आखिर ये होमोसिस्टीन है क्या? होमोसिस्टीन कोई एलियन केमिकल नहीं है, ये हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद में बनता है। मतलब कि जब भी हम प्रोटीन रिच खाना खाते हैं तो उसमें प्रेजेंट मीथियोनिन टूट जाता है और उसके बाद बच जाता है होमोसिस्टीन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हमारी बॉडी का बाय प्रोडक्ट है। जैसे प्लेट में खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत खाना बच जाता है, वैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद में ये होमोसिस्टीन बच जाता है। और ये बचा हुआ होमोसिस्टीन अगर साफ ना हो तो धीरे धीरे यही प्रॉब्लम बन जाता है। अब क्या क्या फूड्स ऐसे होते हैं जो इस होमोसिस्टीन लेवल को बढ़ा सकते हैं? जैसे कि रेड मीट, उसका हाई फैट और प्रोसेस्ड वर्जन, या फिर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जैसे कि स्वीटन बेवरेजेस हो गए, या सैचुरेटेड फैट्स जो कि लीवर को डैमेज करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल अगर आप बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, या स्मोकिंग, या फिर एक्सेस अमाउंट में आप कैफीन इनटेक कर रहे हैं, तो इन सब चीजों की वजह से विटामिन B12, बी और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि क्या फूड्स हैं जिनकी वजह से होमोसिस्टीन का लेवल कम हो सकता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें हाई अमाउंट में विटामिन बी और फोलिक एसिड होता है, जैसे कि पपाया, ऑरेंज, बनाना, स्ट्रॉबेरीज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड पल्सेस, इन सब में विटामिन बी की मात्रा बहुत अच्छी होती है और ये विटामिन बी होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, जिसके इसके लेवल्स बढ़ नहीं पाते हैं। इसके बाद में फिश, जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होते हैं और विटामिन बी भी अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसी तरह से एग, इसमें भी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं और विटामिन बी बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, और ये विटामिन बी ही होमोसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, जिससे होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़ नहीं पाते हैं और नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहते हैं। अब आइए हम इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री समझते हैं। डरिए मत, बड़ी मजेदार है। ये होमोसिस्टीन जब बॉडी में मिथायोनिन के टूटने से बनता है, उसके बाद ये दो रास्ते चुनता है। एक तो ये रीमिथाइलेशन के जरिए वापस मिथायोनिन बन जाता है, और इस काम में इसकी मदद करता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड। और ये जो मिथायोनिन बन जाता है, ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मेनली ये सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है और मिथाइलेशन भी करता है। इसकी वजह से ये डीएनए, आरएनए और न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी सिंथेसाइज करता है। और दूसरा रास्ता होता है ट्रांससल्फ्यूरेशन के जरिए ये सिस्टाथायोनिन और सिस्टीन बनाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में और इम्यून सपोर्ट करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। इसके लिए भी विटामिन B6 की जरूरत होती है। मतलब अगर हमारी बॉडी में विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाए तो होमोसिस्टीन वहीं अटक जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, और जब ये अटक जाता है तो धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देता है। चलिए आप देखते हैं इसके नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं। होमोसिस्टीन के नॉर्मल लेवल्स 5 to 15 माइक्रोमोल पर लीटर होते हैं। अगर इसके लेवल्स 15 to 30 माइक्रोमोल पर लीटर के बीच में है, इसका मतलब है ये माइल्डली हाई है। और अगर इसके लेवल्स 30 to 100 माइक्रोमोल पर लीटर के बीच में है, इसका मतलब मॉडरेटली हाई है। और अगर 100 माइक्रोमोल पर लीटर से ज्यादा है, इसका मतलब सीवियरली हाई लेवल्स हैं। तो आप समझिए कि अगर आपके सीरम होमोसिस्टीन के लेवल्स 15 माइक्रोमोल पर लीटर से ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब ये साइलेंट अलार्म है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अब ये जानना जरूरी है कि ये होमोसिस्टीन बढ़ जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण बहुत ही कॉमन है, जैसे विटामिन B6, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, ज्यादा प्रोसेस्ड शुगर, रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड खाना, और कम वेजिटेबल डाइट या हाई प्रोटीन डाइट खाना, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस और हाइपोथायराइडिज्म और कुछ किडनी डिजीजेज में भी इसका मेटाबॉलिज्म इम्पेयर होने की वजह से इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। और कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं जिसमें MTHFR म्यूटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से भी होमोसिस्टीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, इसकी वजह से होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़
बढ़ जाते हैं। यानी जिम वाला प्रोटीन शेक भी सही विटामिन बैलेंस के बिना नुकसान कर सकता है। अब आप सोचिए कि होमोसिस्टीन अगर हमारी बॉडी में बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो ये जरूरी काम करता होगा। जी हाँ, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, सेल रिपेयर और सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। इसीलिए अगर इसके लेवल्स बहुत कम हो जाएं तो सेलुलर फंक्शंस में डैमेज हो सकता है। अब आते हैं असली खतरे पर, मतलब कि अगर ये होमोसिस्टीन हाई हो जाए तो क्या डैमेज हो सकता है हमारी बॉडी में। अगर होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो ये हमारे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को डैमेज करने लगता है, यानी रस्टिंग ऑफ आर्टरीज करता है। मतलब जैसे कि आयरन पाइप में जंग लगने के बाद में वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाता है, नैरो हो जाता है, उसी तरह से ये आर्टरीज में एंडोथेलियल लाइनिंग को डैमेज करता है और उसके बाद में वहां पर क्लॉट बन जाता है और नैरो होकर के आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। इसकी वजह से हमें बहुत थकान हो सकती है, डिजीनेस फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा हेडेक की कंप्लेन हो सकती है, जो कि कभी-कभी माइग्रेन में भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। और अगर ब्रेन में ये आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है तो इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है और पैरालिसिस की संभावना बढ़ जाती है। और इसके क्लॉट बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाने की वजह से हैंड्स और लेग की आर्टरीज में भी ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से टिंगलिंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है, सूनापन आ सकता है और ये डिफरेंट टाइप्स के डिमेंशिया जैसे कि अल्जाइमर डिजीज की संभावना को भी बढ़ा देता है। और अगर हार्ट में ये आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है तो इसकी वजह से इरेगुलर पल्स हो सकते हैं और हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ सकती है। और अगर प्रेगनेंसी में होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो ये प्लेसेंटा की आर्टरीज को डैमेज कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है। इससे प्लेसेंटा का नेक्रोसिस हो जाता है और धीरे धीरे बेबी का ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है और रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं। और अगर मदर में इसके लेवल्स हाई हों तो इसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम या क्लब फुट सिंड्रोम हो सकता है। अब इसके बाद आता है होमोसिस्टीन्यूरिया, जो कि एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें सिस्टाथायोनिन सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होने की वजह से होमोसिस्टीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और होमोसिस्टीन के लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे ये यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन की फिशी स्मेल हो जाती है। और ये बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि 1 लाख में से सिर्फ 1% को होता है और जनरली ये बच्चों में मैनिफेस्ट हो जाता है। कभी कभी ये अडल्ट एज में भी मैनिफेस्ट हो सकता है। इसकी वजह से आई साइट प्रॉब्लम आ सकती है, बोन्स लंबी हो सकती हैं, स्कोलियोसिस हो सकता है और आपके रिब केज की डिफॉर्मिटी हो सकती है और क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाने की वजह से स्ट्रोक या हार्ट अटैक का या पैरालिसिस का खतरा भी हो सकता है और बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए विटामिन B6, B12 दिए जाते हैं और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो प्रोटीन डाइट सजेस्ट की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ रियल लाइफ स्टोरीज। ये है मिस्टर शर्मा, बिजनेसमैन, 45 साल के, बिल्कुल फिट, एक्टिव एंड डिसिप्लिन। एक दिन मॉर्निंग वॉक के बाद ये कोलैप्स हो गए। पता चला हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब इनका होमोसिस्टीन टेस्ट किया गया तो वो था 38 माइक्रोमोल पर लीटर। इसके साथ ही विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की भी कमी थी, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाने की वजह से ये बढ़ रहा था, मतलब कि ये अंदर से आर्टरीज को रस्ट कर रहा था। तब पता चला कि हेल्थ बाहर से नहीं, अंदर की केमिस्ट्री से डिफाइन होती है, इसलिए रूटीन रिपोर्ट नॉर्मल दिखे तो अपने अंदर का रस जरूर चेक कराइए। ये है मिसेस ऋतु, 30 ईयर ओल्ड, 2 बार मिसकैरेज हुआ। इन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या कमी रह गई मुझ में, मेरी तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही हैं। तब डॉक्टर ने इनका होमोसिस्टीन कराया जो कि 27 माइक्रोमोल पर लीटर था, साथ ही B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी थी। इसके बाद इन्होंने फॉलिक एसिड, विटामिन B12 के सप्लीमेंट लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और तीसरी बार इनकी हेल्दी प्रेगनेंसी और लैब में पॉजिटिव रिपोर्ट देख करके ये जिस तरह से मुस्कुरा रही थी, इनकी मुस्कान किसी भी मेडिसिन से ज्यादा पावरफुल थी। ये है 32 ईयर ओल्ड रोहन, IT प्रोफेशनल, पूरे दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, साथ में इनकी डाइट में मैगी, नूडल्स और कॉफी। धीरे धीरे इनके हाथ पैर सुन्न होने लगे, बहुत ज्यादा थकान रहने लगी, इरिटेबिलिटी होने लगी। तब इन्होंने टेस्ट कराया तो इनके विटामिन B12 बहुत कम था, साथ ही होमोसिस्टीन था 27 माइक्रोमोल पर लीटर। तो मैंने कहा, भाई सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हो, अपनी बॉडी को कब अपडेट करोगे। सब इन्होंने विटामिन B12 लिए, प्रॉपर सप्लीमेंट्स लिए और प्रॉपर डाइट ली। आज ये फुल एनर्जी मोड में है। ये है मिस्टर दिनेश, 50 ईयर ओल्ड। ये कहते थे मुझे तो हमेशा ही थकान रहती है और साथ साथ भूलने की प्रॉब्लम भी चालू होने लग गई है। जब इनके टेस्ट कराए गए तो इनका B12 लो था और साथ ही होमोसिस्टीन हाई था। तब इन्होंने प्रॉपर सप्लीमेंट्स लिए और आज ये बिल्कुल ठीक हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये होमोसिस्टीन टेस्ट हमें कराना कब चाहिए। अगर आपको अर्ली हार्ट अटैक या स्ट्रोक की हिस्ट्री है, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है,
कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बावजूद भी हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किसी तरीके की फैमिली हिस्ट्री है वेस्कुलर डिजीजेस के लिए, तो आपको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। टेस्ट बहुत ही सिंपल है। जनरली एम्प्टी स्टमक इसका सैंपल लिया जाना चाहिए। 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इसका सैंपल आप किसी भी टाइम दे सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रोटीन रिच फूड लिया है तो ये इसके लेवल्स को इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए बेटर ये है कि आप इसको एम्प्टी स्टमक ही इसका सैंपल दें, जिसमें आप कुछ भी ना खाएं, सिर्फ पानी पिएं। इसके साथ ही प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें। अल्कोहल और कैफीन को 24 आवर्स के लिए अवॉइड करें, क्योंकि वो भी इसके लेवल्स को इंटरफेयर कर सकते हैं। और अगर आप विटामिन B12 या फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो उसको भी आपको कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना रहेगा। वो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपको अपने डॉक्टर्स को डिस्क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स और मिथोट्रेक्सेट इसके लेवल्स को इंटरफेयर कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 24 आवर्स के लिए स्ट्रेनस एक्सरसाइज को अवॉइड कर देना चाहिए, और कोई भी अगर आपको एक्यूट इलनेस है तो उस टाइम आपको ये टेस्ट नहीं कराना चाहिए। इसका सैंपल प्लेन वायल में लिया जाता है, और ये सैंपल देने के बाद इस सैंपल का होता क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी लैब में, जहाँ पर हम सबसे पहले इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके इसका सीरम सेपरेट करते हैं, और इसके बाद इसको फुली ऑटोमेटेड मशीन्स में रन करते हैं, जो कि CMIA मेथड यानी कि केमिल्यूमिनेसेंस माइक्रो पार्टिकल इम्यूनो एसे मेथड पर बेस्ड होती हैं। और फिर इसके रिजल्ट्स को हम क्वालिटी कंट्रोल से कंपेयर करके इसके रिजल्ट रिलीज करते हैं। और अगर इसके लेवल्स बढ़े हुए आते हैं तो डरिए मत, इसके सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है। विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लीजिए। अल्कोहल, स्मोकिंग और स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये तीनों ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, जिससे होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, सिट्रस फ्रूट्स जरूर खाइए। और आपको किसी तरह के सिम्टम आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। तो होमोसिस्टीन को बैलेंस रखना मतलब अपनी आर्टरीज को रस्ट फ्री रखना। तो दोस्तों, ये होमोसिस्टीन किसी तरह का मूवी विलेन नहीं है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो ब्लॉकबस्टर डैमेज कर देता है। तो जितना आप कोलेस्ट्रॉल से डरते हैं उतना ही होमोसिस्टीन को भी सीरियस लीजिए। तो आपको अगर फैमिली में किसी भी तरीके की हिस्ट्री है मिसकैरेज की, हार्ट प्रॉब्लम की या स्ट्रोक की, तो आप अपना ये टेस्ट जरूर कराइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो होमोसिस्टीन का लेवल तो नहीं, बट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का लेवल जरूर बढ़ाइए। और मैं हूँ डॉक्टर मनिका, मिलती हूँ आपसे अगले वीक एक नए इंटरेस्टिंग टेस्ट के साथ, जहाँ हेल्थ और साइंस दोनों साथ चलेंगे। थैंक यू।